This is question number 9 of exercise 4.5. Find the area of the region bounded by 10x square minus xy minus 21y square is equal to 0 and x plus y plus 1 is equal to 0. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को गौर करें तो यह है सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, और आप जानते हैं कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन होती है दो स्ट्रेट लाइंस की, यानी इस इक्वेशन के अंदर दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हैं और दूसरी इक्वेशन आप देख रहे हैं वो है एक लीनियर इक्वेशन, यानी कि वो भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारे पास टोटल कितनी लाइंस हो गई? सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइंस और तीसरी लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन वहां से मिलेगी। सो तीन स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करने से जो शेप बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? जी, आप सही समझे, दैट विल बी अ ट्रायंगल। यानी हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन उस ट्रायंगल की दो साइड्स की इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन की सूरत में गिवन है और एक साइड की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की सूरत में गिवन है। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, second row x2 y2 1, third row x3 y3 1। इस फॉर्मूला में ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या था? ये फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं। जी, आपको याद आ गया? जी जनाब, ये x1 y1 ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे, x2 y2 दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स और x3 y3 तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे। सो इस प्रॉब्लम में हमें पहले तो दो साइड्स की लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करना होंगी और फिर जब हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी हमें उस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करना होंगे और फिर उन वर्टिसेस की मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने इक्वेशंस को नाम दे दिए 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। कंसिडर इक्वेशन 1, 10x स्क्वायर माइनस xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग सोच लें। अगर आप सोच चुके हैं तो जरा देखें क्या आपने सही सोचा। 10x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 14xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन दिखाई देता है? जी, 5x और सेकंड टू टर्म्स में से 7y। 5x कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा 2x माइनस 3y और 7y कॉमन लेने से ब्रैकेट में अगेन मिलेगा 2x माइनस 3y। सो वी हैव टू फैक्टर्स 2x माइनस 3y एंड 5x प्लस 7y, और इन दोनों को सेपरेटली लिखने से ये हमें मिली दो लीनियर इक्वेशंस। अगर आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को देखें तो इनमें कांस्टेंट्स 0 हैं, यानी इनसे बनने वाली लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। और सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा उन दो लाइंस को ही रिप्रेजेंट करती है जो ओरिजिन से पास कर रही हों। सो हमारे पास अब इक्वेशंस हो गई तीन, एक इक्वेशन जो पहले मौजूद थी और दो लीनियर इक्वेशंस जो हमने फाइंड आउट कर ली। इन तीनों इक्वेशंस को हमने नाम दिया लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 का, और ये हमने एक रफ डायग्राम बना ली इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगेन आई रिपीट, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई गई। अब जरा गौर करें, हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करना है तो ये है वर्टेक्स ए
वर्टेक्स ए किस तरह फाइंड आउट होगा। ये प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं। जी याद आ गया। वर्टेक्स ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा लाइन 1 और लाइन 2 का। वर्टेक्स बी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा लाइन 1 और लाइन 3 का। और इसी तरह वर्टेक्स सी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा लाइन 2 और लाइन 3 का। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स ए की। वर्टेक्स ए लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों ऐसी लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, यानी इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। यह हमें कंसेप्चुअली पता चल रहा है। आई रिपीट, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों की इक्वेशंस में कांस्टेंट 0 है। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं और स्ट्रेट लाइंस अगर नॉन पैरेलल हों तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब चूंकि ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ही होगा। यानी ये जो ए वर्टेक्स है ये इनफैक्ट ओरिजिन है। सिंस लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो वर्टेक्स ए इज 0, 0। अब हमें फाइंड आउट करना है वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। फॉर वर्टेक्स बी सॉल्विंग लाइन 1 एंड लाइन 3 साइमल्टेनियसली। अब लाइन 1 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे, जरा इक्वेशंस को देख लें। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम लाइन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x के साथ कैंसिल होगा। और दूसरा ऑप्शन, अगर हम लाइन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब y वाली टर्म एलिमिनेट की जा सकती है। सो मैं यहां पर जा रहा हूं लाइन 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय लाइन 3 करने के लिए, यानी लाइन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और लाइन 1 में ऐड कर दें। लाइन 1 लिखी गई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और लाइन 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी। 3x प्लस 2x विल बी 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू माइनस 3/5। इस x की वैल्यू को हम लाइन 1 या लाइन 3 में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। और चूंकि लाइन 1 सिंपल है, सो हम लाइन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे। लाइन 1 में x की वैल्यू पुट की। लाइन 1 की इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हमने x को रिप्लेस किया माइनस 3/5 से, सिंप्लीफाई किया, हमें y की वैल्यू मिली माइनस 2/5। सो वर्टेक्स b विल बी माइनस 3/5 कॉमा माइनस 2/5। वर्टेक्स ए हमें पहले मिल चुका, वर्टेक्स बी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी जो है वो है इंटरसेक्शन लाइन 2 और लाइन 3 का, यानी हमें लाइन 2 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब लाइन 2 और लाइन 3 की इक्वेशन आपको डायग्राम में नजर आ रही है। एक इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 और दूसरी है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्यूशन सोच लें और फिर देखिएगा कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। मैं करने जा रहा हूं लाइन 2 माइनस 5 लाइन 3, यानी लाइन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें और लाइन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 और लाइन 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से साइंस चेंज होंगे। 5x माइनस 5x के साथ कैंसिल होगा। 7y माइनस 5y विल बी 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 5/2। ये y की वैल्यू हम लाइन 2 या लाइन 3 में पुट करेंगे, हमें मिलेगी x की वैल्यू। पुटिंग y इज इक्वल टू 5/2 इन लाइन 2,
लाइन 2 की इक्वेशन में y की जगह पर 5/2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू हमें मिली -7/2। अब अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। यानी अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो x1 y1 1, सेकेंड रो x2 y2 1 एंड थर्ड रो x3 y3 1। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। x1 y1 हम किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे और इसी तरह x2 y2 और x3 y3 दूसरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर किया जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे। x1 y1 हमने वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर लिया, x2 y2 वर्टेक्स बी के लिए और x3 y3 वर्टेक्स सी के लिए। हमने अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। जरा देखिए कि किस रो या कॉलम से एक्सपैंड करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस से जानते हैं कि ऐसी रो जिसमें ज्यादा जीरोज हों उस रो से एक्सपैंड करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, ये हमारा डिटर्मिनेंट रिकॉल करने के लिए साइड पर लिखा गया। अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगी। ये 1/2 ब्रैकेट से बाहर वैसे ही लिखा गया। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 1 है। हमने 1 की रो और कॉलम को छोड़ा, एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बना। उस 2/2 के डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपैंड किया तो हमें मिला -3/5 इंटू 5/2। ये माइनस हमारे प्रोसीजर का माइनस और -7/2 इंटू -2/5। सिंप्लीफिकेशन की, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन जो मिडिल में माइनस था वो वैसे ही मौजूद रहा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की एलसीएम लेने से न्यूमरेटर में -15 -14 विल बी -29 और हमें आंसर मिला -29/20। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये आंसर है नेगेटिव। क्या इसी को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसीडर होगा 29/20 स्क्वायर यूनिट्स। यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ।